हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? ऑल गुड। आज आप लोग सीएमए फाउंडेशन के लॉ का पेपर दे के आए हैं, ठीक है। 2016 सिलेबस, क्योंकि 2022 सिलेबस डाइसी है आप लोगों का कि पेपर आया भी है नहीं भी आया है कुछ बच्चों के पास, तो उसका सोल्यूशन बहुत जल्द दे देंगे हम। लेकिन अभी हम 2016 के सिलेबस के जितने भी आपके सोल्यूशंस है लॉ के, वो सारे हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जुलाई 2023 में जो आपने आज पेपर दिया है, तो वापस से याद दिला दूं मैं आपको कि ये अपना जो अभी डिस्कशन होने वाला है आंसर्स का, वो 2016 सिलेबस का होने वाला है, ठीक है। तो शुरू करें अपन। ऑल सेट, चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, Which of these are or is not an essential element of valid contract? भाई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर शुरुआत के क्वेश्चन आपका वो रहता है, टॉपिक रहता है, ठीक है। जनरली आपके पास फ्री कंसेंट एसेंशियल एलिमेंट है, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होना जरूरी नहीं, तो फिर वो आपके अनसाउंड माइंड वाले आपने पढ़े होंगे। लॉफुल ऑब्जेक्ट, लीगल ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, लेकिन सर एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन एडिक्वेट भी हो सकता है, इनएडिक्वेट भी हो सकता है, इसीलिए जो आपके लिए अप्रोप्रिएट आंसर है वो कौन सा है? एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन। नेक्स्ट, नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल ऑफ द बायर टू टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स अमाउंट टू, भाई आपने मना कर दिया, बोले हम ले ही नहीं रहे, गुड्स की डिलीवरी ही नहीं ले रहे हैं, हम मना कर रहे हैं। तो यहां पर है ना आपके पास क्या है सही चीज? डिस्चार्ज। आपने परफॉर्म होने से पहले ही उसको खत्म कर दिया कि नहीं भाई हमें गुड्स चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास डिस्चार्ज। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड। प्रपोजल क्या होता है? ऑफर। ऑफर आप रिवोक कर सकते हो। कब रिवोक करेंगे? सर जब भी मैंने ऑफर दिया है, सामने वाला मतलब जो एक्सेप्टर है उसके एक्सेप्ट करने से पहले मैं मेरे ऑफर को क्या कर सकता हूँ? रिवोक कर सकता हूँ। सो आवर आंसर इज डी, बिफोर पोस्टिंग ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बाय द एक्सेप्टर। वैसे आपको एक चीज जान के बढ़िया खुशी होगी, इस बार आपके सीएमए इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छी चीजें करी आपके क्वेश्चंस में। लाइक कुछ क्वेश्चंस तो इन्होंने जो बुक के पीछे एमसीक्यू के थे वो डायरेक्टली वो दे दिए तो इजी थे, लेकिन उसके आंसर ऊपर नीचे कर दिए इन्होंने, तो वहां थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इन्होंने, ठीक है। और अच्छी चीज एक और करी इन्होंने आपके साथ, अगर आपने थॉरो स्टडी किया होगा, उसको पूरा डिटेल स्टडी किया होगा, तो लाइन बाय लाइन कुछ लाइंस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस इन्होंने दिए हैं। लेट्स सी। फ्यूचर गुड्स, फ्यूचर गुड्स कौन से होते हैं? वो गुड्स जिसके लिए हम आज ऑर्डर कर रहे हैं लेकिन उसके लिए हमें डिलीवरी फ्यूचर में होगी, लाइक उसको हम मार्केट में सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो यहां पर आपके पास करेक्ट आंसर क्या है? कैन बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल। रेक्टिफिकेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, एनीवन? रेक्टिफिकेशन मीनिंग क्या होता है? रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है कि हम किसी चीज को अप्रूवल दे रहे हैं या फिर कंफर्मेशन दे रहे हैं। अगर आप किसी भी चीज को कंफर्मेशन या अप्रूवल दे रहे हो तो वहां पर आपको रेटिफिकेशन करना पड़ता है, करेक्ट है। अब रेटिफिकेशन आपने वर्ड सुना होगा माइनर के केस में। माइनर ने अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है पहले कभी, ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट सिंस डे वन, जब से उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है तब से वो क्या हो जाता है? इनवैलिड हो जाता है। रेटिफाई करते हैं अपन कि वो बाद में भी जाके उसको चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर सिंस पहले डे वन से आप शुरुआत कर रहे हो, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव, डे वन से एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ केवी टेम्पटर। केवी टेम्पटर सुना है आपने? लेट द बायर बी अवेयर। जी हाँ, कि सर बायर को कुछ भी गुड्स खरीदने से पहले अपने आप को अवेयर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मैं जो गुड्स खरीद रहा हूँ सही है कि नहीं है। अब यहाँ पर क्या है ना, ये एप्लीकेबल कब नहीं होगा? सेल ऑफ अंडर अ पेटेंट नेम। भाई आप अगर ब्रांड नेम में बेच रहे हो तो वहां पर केवी टेम्पटर है नहीं, वहां पर सेलर को बाय डिफॉल्ट ही अवेयर रहना पड़ता है, ठीक है। सेल अंडर अ ट्रेड नेम, सेम चीज हो गई। या फिर अगर बायर रिलाइज ऑन द स्किल एंड जजमेंट। अब होता क्या है, कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर सी और डी में से दोनों सही लग रहे हैं। आई एग्री कि कई बार आप बोलते हो कि सर हम ना सामने वाले की स्किल और जजमेंट पे डिपेंड कर रहे हैं। सेलर को हमने बोल दिया कि हमें ऐसा गुड्स चाहिए, स्पेसिफाई कर दिया, और अब वो उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से लाके देगा, तो अब ये हमारी ड्यूटी नहीं बनती कि हम उसके ऊपर एप्लीकेबल करें, मतलब हम उसके ऊपर चेक करें कि भाई सही गुड्स आए कि नहीं आए। हमने उसकी स्किल्स पे भरोसा किया, अग्रीड। लेकिन एमसीक्यूज में क्या होता है, जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज क्वेश्चन होता है वो आंसर होता है उसको देना पड़ता है। वेयर द सेलर इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड। भाई अगर सेलर खुद ही फ्रॉड कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, तो यहाँ फिर बायर की क्या गलती है? ये तो फिर सेलर की गलती। इसलिए जो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है पॉइंट नंबर सी। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? जो
कुछ पोर्शन तक वैलिड होता है जब तक दोनों पार्टीज अग्री कर रही है। फिर जैसे ही कुछ आपके अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आ गए, ठीक है, जिनकी वजह से वो क्या बोलते हैं आगे कंप्लीट नहीं हो सकता, तो उसको हम आगे बोलते हैं वो वॉइड नेचर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर है वैलिड सो लॉन्ग इट इज नॉट अवॉइडेड बाय द पार्टी। जब तक आप मना नहीं करोगे, जब तक वो पार्टी वो वॉइड ना हो जाएगा, या फिर जब तक उसकी सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटीज काउंट नहीं हो जाएगी, तब तक हम उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है। रिस्क, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। रिस्क जनरली पास कैसे होती है किसी भी प्रोडक्ट की, जब आपके पास पोजेशन, प्रॉपर्टी, ओनरशिप वगैरह ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है। फॉर बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, बोथ द पार्टीज को एग्री करना पड़ेगा। आपने एक पढ़ा हुआ कंसेंट, कंसेंसस एडिडम वाला फ्री कंसेंट, कि भाई दोनों पार्टी एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मैच करने चाहिए। तो ये है एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, कंसेंट की बात हो रही है बेसिकली यहाँ पे। तो अग्री विद ईच अदर भी आपका सही है, बट अगेन कौन सा बेस्ट ऑप्शन है आपके पास? स्टिपुलेट देयर इंडिविजुअल ऑफर एंड कंसिडरेशन, जी नहीं। आप अगर स्टिपुलेट करने लग जाओगे तो इट मे बी कन्वर्टेड इनटू काउंटर ऑफर्स, करेक्ट। पुट द ऑफर एंड काउंटर ऑफर्स, जितने भी आपके ऑफर्स वगैरह हैं, तो ये सब गलत है। एक्चुअल आंसर है आपके पास सेम थिंग एंड सेम सेंस। ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू द गुड्स सोल्ड टू द बायर, भाई अब आप क्या कर रहे हो? गुड्स का टाइटल ट्रांसफर कर रहे हो, ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो। एग्जांपल लेके देखते हैं। एक्चुअल डिलीवरी, जिसके अंदर आप पूरा का पूरा गुड्स ट्रांसफर करते हो प्रॉपर्ली, करेक्ट है। सिंबॉलिक डिलीवरी, यहाँ पर जहां पर ना टोकन डिलीवरी की कुछ बात करते हैं, टोकन, हम ना प्रॉपर्ली कोई असेट नहीं लेके जा रहे उसको, हम उसका टोकन या डॉक्यूमेंट उसको प्रोवाइड कर देते हैं, और इसे मांगा भी क्या है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, करेक्ट। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्यों नहीं होगा? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होता है? आपने कोई गुड्स मंगवाया है, बिलिंग आपके नाम पे हुई है, लेकिन जो शिपिंग हुई है वो किसी और के नाम पे हुई है, लाइक आपने कहीं और पर डिलीवर करवाया है, तो वो यहाँ पर केस नहीं है हमारे पास। ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन कैन फाइल अ सूट एंड सच अ स्ट्रेंजर इज, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। बहुत सारे इसमें क्या बोलते हैं कंफ्यूजिंग आंसर्स आ रहे थे हमारे पास, कई सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो रहे थे। देखते हैं क्या है। स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन वैलिड होता है क्या? स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, याद रखो, बट स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन वैलिड होता है। कैन फाइल अ सूट एंड सच अ स्ट्रेंजर इज, वो सूट फाइल कर सकता है, जी हाँ, लेकिन क्या अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट की तो पार्टी होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप केस कैसे करोगे? पर्सन कंसिडरेशन हु इज गिवन, कंसिडरेशन दे चुके हो, लेकिन क्या करें हम, इसका इंपैक्ट क्या डालें? स्ट्रेंजर का इंपैक्ट क्या डालें? अ पर्सन हु इज नॉट गिवन, बिना पैसों के आप कर रहे हो और पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, तो इसीलिए इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट होना मैंडेटरी है, फिर भले चाहे कंसिडरेशन आए चाहे नया, इनएडिक्वेट हो एडिक्वेट हो, काम हो जाएगा हमारा। आपके इसमें 11th में एक बार रीचेक कर लीजिएगा आप, पर्सन हु इज अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट गिवन कंसिडरेशन, करेक्ट ना? नॉट गिवन कंसिडरेशन, वो थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, इट्स ऑल राइट। डिलीवरी ऑफ गुड्स मीन्स, भाई गुड्स कब डिलीवरी होते हैं, डिलीवर कब कर दिए जाते हैं? जब आपका वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन होता है। कारण, आप वॉलेंट्री ट्रांसफर यहाँ पे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि हो सकता है अभी तक पेमेंट ना आया हो, हमें राइट ऑफ लियन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज करना हो, ठीक है, इसलिए वो वॉलेंट्री ट्रांसफर है। कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, बिना कंसिडरेशन के आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, इज इट करेक्ट? जी हाँ, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इनके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्शंस इज करेक्ट? तो देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं, अगर डिस्प्यूटेड डेट की हम अगर बात कर रहे हैं, तो डिस्प्यूटेड डेट करके कुछ हमारे पास है नहीं। टाइम बार्ड डेट जरूर है, लेकिन टाइम बार्ड डेट भी जो आपका राइटिंग और साइंड है ना, वो आपके लिए काम का होता है और कोई काम का नहीं। अगर आपने टाइम बार्ड डेट मतलब जो उस टाइम के पूरे होने के बाद अगर आप पे कर रहे हो, तो वो रिटर्न में होना चाहिए। अगर रिटर्न और स्टैम्प नहीं है तो वो कुछ भी काम का नहीं है। प्रॉमिस भी कुछ काम का नहीं, अगर अगेन सेम रिटर्न और स्टैम्प नहीं है अपने पास। अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ लियन क्या होता है? जब्त करना। आप राइट ऑफ लियन अलाउ कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, कब, किस केस में? इवन व्हेन प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास टू द बायर, कर सकते हैं क्या अपन? जब्त कर सकते हैं, जी हाँ, लेकिन प्रॉपर्टी आपने पास करी है, पोजीशन अभी भी आपके पास
होना चाहिए, करेक्ट है। अब एक्चुअली इसमें कई लोग आंसर करके आए हैं प्रॉपर्टी इज नॉट पास टू द बायर, क्योंकि मान के चल रहे हैं कि वो फैक्ट्री में गुड्स हमारे पास ही पड़े। नो डाउट कॉन्सेप्चुअली आपका आंसर सही है, बट अगेन ये क्वेश्चन आपके सीएमए के बुक का है, तो यहाँ पर वो किसको कंसीडर करेंगे, जो आपकी बुक में सही आंसर है। विच ऑफ दीज आर नॉट एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन। आपको अगर एक्सेप्शंस ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट याद आते हैं तो उसमें देखो फैमिली अरेंजमेंट वाला पॉइंट भी होगा, एजेंसी भी था, असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी था, तो क्या नहीं था सर, एग्रीमेंट विद अ माइनर। ये हमारे पास प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द अनपेड सेलर। जनरली स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब लगता है, जब आप राइट ऑफ लियन को बंद कर देते हो, मतलब राइट ऑफ लियन खत्म हो जाता है, तब जाके आपका स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगता है, करेक्ट। लेकिन अगर इनकेस आपका ट्रांजिट में आपके पास गुड्स पड़ा है और आपको खबर मिल गई कि वहां से पैसे नहीं आने वाले, तो जब आप उसको डायरेक्शन भी दे रहे हो ना कि भाई आप गुड्स को रोक लो, जब्त कर लो वहीं पे, या अपने रेलवेज ऑफिसर्स को आपने बोल दिया वहीं पर आप फोरफीट कर लो, तब भी ये लग सकता है। तो यहाँ पर बेस्ट आंसर जो इसका है वो स्टिल एंजॉयज हिज राइट ऑफ लियन, ठीक है। ऑल्दो अगेन इसमें भी कंफ्यूजिंग आंसर्स हैं आपके, बट अगेन द बुक्स प्रायोरिटी एज वेल एज द लॉजिक इंटरप्रिटेशन मैटर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पर्संस आर नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, ये तो सारे डिस्क्वालिफाइड के नाम है, फॉरेन सोवरेन्स, एलियन एनिमीज, कॉन्विक्ट्स, ये सारे तो डिस्क्वालिफाइड है, तो कौन सा नहीं है, नन ऑफ द अबव। ऑक्शन सेल, बहुत इजी क्वेश्चन, ऑक्शन सेल कब कंप्लीट होता है, जब आप वो हैमर मारते हो सर, कितनी बार, 3 टाइम्स, करेक्ट। फैक्टर्स विटिशिएटिंग कंसेंट आर, भाई कंसेंट, फ्री कंसेंट में क्या क्या चीजें पढ़ी है आपने, कोएशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, करेक्ट। तो ये तो सारे तो इन्होंने दे दिए, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर है हमारे पास, करेक्ट। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हुए कि सर ये वर्ड्स कहाँ से आ रहे हैं, क्या क्या है ये, एक बार चेक करते हैं। एन एक्ट बाय विच एन इंटेंटिंग बिडर इज डिस्करेज्ड और डिसवेडेड फ्रॉम बिडिंग इन द ऑक्शन सेल। डिसवेडेड जिसको गलत समझाया गया हो, गलत समझ में आ रहा हो। अब पहले ना इन वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं अपन। पफर, पफर सुना है आपने ऑक्शन सेल्स के अंदर, क्या होता है पफर, जब कभी आप किसी भी सेल को एग्जीग्रेट करते हो ना, लाइक बहुत ज्यादा प्रमोशन करने का काम आता है, दिस इज द टॉप ऑफ दिस थिंग, या फिर हम उसकी फेक मार्केटिंग कर रहे हैं एक तरीके से, तो वो होता है पफरिंग। लाइक आपने उसके बारे में तारीफ तो बहुत ज्यादा कर दी, बट उतने उसकी डिजर्वेंस नहीं है, तो वो हो गया पफर। हमने जिस लेवल पे जितनी उसकी वर्थ बताई थी उतनी उसकी वर्थ थी नहीं। डैम्पिंग, डैम्पिंग का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि जब कोई आप ऑक्शन में बैठे हैं और ऑक्शन में बाकी बिडर्स क्या कर रहे हैं, उनका इंटेंशन ही क्या है, जानबूझ के प्राइस बढ़ा रहे हैं। लाइक आपने बोला मैं 1 लाख में खरीदने को रेडी हूँ, वो क्या बोलेंगे हम 150 में खरीद रहे हैं, उनको खरीदना नहीं है, वो जानबूझ के, ताकि आपके गुड्स की प्राइसेस ऑलरेडी हाई हो सके, तो वो एक तरीके से होता है डैम्पिंग। वही हुआ यहाँ पर भी, आप डिस्करेज कर रहे हो सामने वाले को, ठीक है। डंपिंग क्या होता है अगर आपको पता हो, डंपिंग जनरल यूज होता है एक्सपोर्ट्स के केस में। एक्सपोर्ट्स में जब भी आप कोई एक्सपोर्ट गुड्स बेच रहे हो और लोअर प्राइस पे बेच रहे हो एज कंपेयर टू डोमेस्टिक प्राइस, तो वो होता है डंपिंग। और नॉकआउट, जब 2 और मोर बायर्स मिलके एक एट द टाइम ऑफ ऑक्शन 2 और मोर बायर्स मिलके एक पर्टिकुलर बायर को नॉकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक वो लोग ना कॉल्यूड कर चुके हैं कि आ जाओ भी साथ मिलके इसको निकालते हैं, अपन देख लेंगे जो करना है, लेकिन पहले अपन उसको आउट करेंगे। वेजरिंग एग्रीमेंट, बहुत क्लियर कट क्वेश्चन है, वेजरिंग एग्रीमेंट कभी भी वैलिड नहीं होते हैं, वॉइड है बट इलीगल नहीं है। इलीगल कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो किसी भी लॉ के बियॉन्ड जा रहे हैं, ये लॉ के बियॉन्ड नहीं है। स्टडी ऑफ एथिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू, ये अब आपका आ गया स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, जो आपको स्टेटमेंट वाइज दिया हुआ है, बुक में एक स्टेटमेंट है, तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ऑपरेशनल एरियाज, ठीक है। ए प्रोमिसेस बी टू पे ₹100 इफ इट रेन्स ऑन मंडे। शर्त लग रही है, अगर मंडे को बारिश हुई तो मैं आपको 100 रुपए दूंगा। नेचर ऑफ व्हाट, वैलिड एग्रीमेंट, जी नहीं। अवॉइडेबल, जी नहीं। वेजरिंग एग्रीमेंट, क्योंकि वेजरिंग का नेचर ही ये होता है कि आप पहले से प्रिडिक्ट कर सको कि आपको इन फ्यूचर में अगर ऐसा हुआ तो हम ये देंगे, नहीं हुआ तो हम ये करेंगे, विच इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल इन सिनेरियो।
ठीक है। उसके बाद अगेन एक स्टेटमेंट पे आपके पास क्वेश्चन आया है, इन्होंने एथिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेसिस पे दिए हैं। जनरली एथिक्स एंड मोरल्स आर यूज्ड एज, साथ में यूज होते हैं जनरली, अलग अलग आप इसको यूज नहीं करते, तो कई लोगों को तो पता भी नहीं होता एथिक्स और मोरल्स में क्या डिफरेंस है, तो ये एक तरीके से सिनोनिम्स के बेसिस पे यूज होते हैं। हिंदू ऑलरेडी मैरिड विद इन अ लिविंग वाइफ बी enters into a marriage agreement with a widow of 30 years of age. This agreement is, आपकी एक ऑलरेडी शादी हो रखी है और आप उसके बाद भी किसी से वेडिंग एग्रीमेंट का एग्रीमेंट बनवा रहे हैं वेडिंग करने के लिए, शादी करने के लिए, क्या ये वैलिड होगा क्या? जी नहीं। हिंदू लॉ में परमिशन सिर्फ एक ही शादी की है, पहले उसको डाइवोर्स दो, उसके बाद आप इधर आना, करेक्ट? तो वॉइड बिकॉज ऑफ बीइंग फोरबिडेड बाय लॉ। ओपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं हो सकता भाई, पब्लिक पॉलिसी में क्या दिक्कत है? वैलिड एंड कैन बी एनफोर्स बाय ईदर पार्टी, बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ए हैज ऑब्टेन्ड बीज कंसेंट बाय एक्सरसाइजिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस, जी नहीं, अगर आप अनड्यू इन्फ्लुएंस से भी कर रहे हो तब भी वो आपके पास वैलिड नहीं बनेगा, ठीक है। एथिक्स इज द रेस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू अ, किसी भी सिचुएशन के लिए आप एथिक्स बनाते हो क्या? जी नहीं, हर स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए अलग अलग एथिक्स बनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सर हमें अगर कहीं जाना है तो उसका अटायर उस अकॉर्डिंग हम पहनते हैं। कभी अगर हमें घर पे खाना खाना है या फिर कहीं पे ऑफिसेज में खाना खाना है, उसके एटिकेट्स अलग होते हैं आपके। किसी से बात करने हैं तो उनके एटिकेट्स आपके पास अलग होंगे। कहीं पर अब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो उनके एथिक्स अलग से होंगे। तो स्पेसिफिक सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा वो, ठीक है। A paid ₹500 to a government servant to get him a contract for the canteen. Okay, मतलब क्या आपने रिश्वत देने की कोशिश करी है? जी हाँ। The government servant could not get the contract. Can A recover 500 paid by him to the government servant? क्या आप रिकवर कर सकते हो क्या? जी नहीं, ये ब्राइब है, क्लियर कर। तो एग्रीमेंट बिल्कुल नहीं। नो द एग्रीमेंट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, जी नहीं, पब्लिक पॉलिसी नहीं है ये। क्या है? वॉइडेबल एग्रीमेंट है जो कि वैलिड होगा ही नहीं आपके पास। आपको कॉन्ट्रैक्ट लेना था, लेते, लेकिन आप 500 रुपए के 500 की जो ब्राइब दे रहे हो वो नहीं देते तो काम हो जाता आपका। The principle practical sense is also known as moral action and is an applied discipline that deals with a particular human action. Again, question from statement, ethics is the correct answer. Contingent contracts to do or not to do anything if an impossible event happens are. अगर आप कोई भी काम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग, कुछ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो जो इम्पॉसिबल इवेंट है, जो कभी हो ही नहीं सकता, लाइक सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, लाइक आपको ये जाके बोल दिया जाए जाओ जाके चांद तारे तोड़ के लेके आओ, इज दिस पॉसिबल? नहीं ना, तो फिर वो आपके लिए क्या हो जाएगा? वाइड। वॉलेटिलिटी दैट वी सी इन द स्टॉक मार्केट इज अ क्लियर एग्जांपल ऑफ द, स्टॉक मार्केट में जो चेंजेस आ रहे हैं, क्या वो आपको पढ़ाया जाता है क्या कहीं? अकेडमिक है? नहीं। थ्योरेटिकल है? हो गया अपने हिसाब से? जी नहीं। स्पेक्युलेटिव है, पूरी स्पेक्युलेशन चलती है, उसके प्रॉपर चार्ट्स बनते हैं। हाइपोथेटिकल, लाइक आपने सोचा और वो चेंज हो गया? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है वहां पे। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, आपने सुना होगा ना एक डेफिनेशन, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, कि हाँ सर ऐसे नेचर के कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहे हैं हमें दिख नहीं रहे लेकिन वो बाय डिफॉल्ट हो रहे हैं, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियल सेंस ऑफ द वर्ल्ड, ये बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन अगेन मोस्ट प्रायोरिटी आंसर, रिलेशंस विच क्रिएशन ऑफ सर्टेन ऑब्लिगेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, उन ऑब्लिगेशंस को आप क्रिएट कर रहे हो। जैसे इसके आपने एग्जांपल्स भी देखे होंगे ना क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के, कूली आया, कूली ने सामान उठाया, अब आपको उसको पेमेंट करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है। अगर आपको किसी के गुड्स मिल रहे हैं, रास्ते पे मिल रहे हैं, लॉस्ट ऑफ गुड्स है, तो वो भी आपको ओनर को फाइंड आउट करके पेमेंट करने की ड्यूटी बनती है आपको, ठीक है, ओनर को सबमिट करने की ड्यूटी बनती है। तो यहाँ पर सबसे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है बी, ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है। ऑल्दो ए और सी सही है, लेकिन अगेन आप ये चेक करो सारे आंसर्स में से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा, उसको हमें नंबर मिलेंगे। Next question again from the statement of the ethics. We have established that social evaluation is developed, definite principles of which have attained the status of principles. ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं 32 में,
तो 32 में इन्होंने साफ साफ बोला है कि कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो आपको एथिक्स में हेल्प कर रहे हैं, कौन से ऐसे बिहेवियर्स हैं. सिविक बिहेवियर इज द करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड टेंडर. टेंडर क्या होता है? जो हम पर्टिकुलर किसी गुड्स को या सर्विसेज को बेचने के लिए गवर्नमेंट को या किसी बड़ी बड़ी कंपनीज को हमारी रेट कोट करते हैं कि हम ये काम अगर आपकी कंपनी में करेंगे तो हम इतना प्राइसेस आपसे चार्ज करेंगे. तो देखते हैं विच इज करेक्ट. टेंडर मस्ट बी अनकंडीशनल. अनकंडीशनल होना चाहिए, क्योंकि अगर कंडीशन हो गया तो वो तो काउंटर ऑफर में चला जाएगा. टेंडर मस्ट बी मेड एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस. सही जगह पर होना चाहिए. पता पड़े आपने टेंडर बना तो दिया लेकिन आपने टाइम और प्लेस स्पेसिफाई नहीं किया, तो दोनों ही सही लग रहे हैं. तो मतलब बाय डिफॉल्ट ऑल ऑफ द अबव. फिर भी देख लेते हैं तीसरा पॉइंट. प्रोमिसी मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू असर्टेन दैट द गुड्स आर अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट. जैसा हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वैसे के वैसे गुड्स आपको देने पड़ेंगे. ठीक है. इट इज ऑफन रिमार्क दैट बिजनेस एथिक्स अबाउट द डैश ऑफ बिजनेस वेयर वैल्यूज आर इन कॉन्फ्लिक्ट. कौन कौन से ऐसे एरियाज है जहां पर बिजनेस वैल्यूज और एथिक्स आपके मैच नहीं करते हैं? क्लियर कट क्वेश्चन. ग्रे एरियाज. ठीक है. सेलेक्ट द ऑड वन. वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ लीगल चीज है. एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी आपका टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट है. ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट में ही दोनों चीज आ रही है. फ्रॉम प्रॉमिस और एनी अदर पर्सन भी आता है. ठीक है. लेकिन एडिक्वेट होना चाहिए क्या? कंसिडरेशन वाला पॉइंट. एडिक्वेट सर जरूरी नहीं है, इनएडिक्वेट पे भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. बिजनेस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द सोसाइटी एंड हेंस नो बिजनेस कैन कंटिन्यू वेल फॉर अ लॉन्ग इफ इट इग्नोर्स. अगर आपने रियल लाइफ में एक बात करते हैं, चलो चेक करते हैं, आंसर्स पे एक बार मत जाओ, उल्टा आते हैं. कम्युनिटी वैल्यूज, जिस कम्युनिटी पे आप बिलोंग करते हो उन्हीं की वैल्यूज अगर आपने इग्नोर कर दी, चलो मान लिया वहां पे बिजनेस आपको थोड़ा सा नेगेटिव जाएगा. कम्युनल वैल्यूज अगर आपकी कुछ है, ठीक है, या फिर सोसाइटल वैल्यूज, सोशल और सोसाइटल वैल्यूज, जो लोग सोच रहे हैं और जहां पर आपका उठना बैठना है. तो सोशल हो गया जहां पर आप रेगुलर बेसिस पे आ रहे हो जा रहे हो, या जो आपका मेन रिलीजन मेन कस्टम चल रहा है और आपकी क्या ड्यूटी बनती है. लाइक CSR में आपको पैसा डिपॉजिट कराना है तो वो आपकी ड्यूटी है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर. तो सोशल वैल्यूज सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा आपको. denotes actual or threatened violence over other persons with a view to obtain his consent. आप threat कर रहे हो, threat to commit, coercion. Business ethics concerns itself with the, again statement पे क्वेश्चन है, with adhering to the social principles. adhering क्या होता है कि आप पर्टिकुलर चीज को हेल्प कर रहे हो, गाइड कर रहे हो एक तरीके से कि आपको क्या क्या काम कैसे कैसे करना है. To the social principles of the situations in which business takes place. ठीक है. Which of these are not essentials of representation? Actually, it's typing mistake again. It's misrepresentation. Which of these are not essential of misrepresentation? Correct. मिसरिप्रेजेंटेशन के लिए कौन सी चीज आपके लिए एसेंशियल नहीं है? मटेरियल फैक्ट्स होना जरूरी है क्या? जी हाँ, तभी तो आप बताओगे कि वो फ्रॉड है कि मिसरिप्रेजेंटेशन है. इंटेंशन टू डिसीव. सर इंटेंशन तो किसका पार्ट है? इंटेंशन अगर आप किसी को धोखा दे रहे हो, हार्म कर रहे हो, तो वो किसका पार्ट है? वो पार्ट है आपके पास फ्रॉड का. ये मिसरिप्रेजेंटेशन का एसेंशियल एलिमेंट नहीं है. रिप्रेजेंटेशन टू बी रॉन्ग चल जाएगा, कोई बात नहीं. द पर्सन मेकिंग इट बिलीव टू बी ट्रू. हम अगर ये प्रूव कर पा रहे हैं कि हम सही थे तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन में आ जाएगा, वो फ्रॉड में नहीं आएगा. सो द करेक्ट आंसर इज इंटेंशन टू डिसीव. It is difficult but not impossible to conduct strictly honest business. What is true is the honesty is incompatible with the amazing of large fortune, said by Mahatma Gandhi. The correct answer is महात्मा गांधी, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट दी है वो किन्होंने दी थी? महात्मा गांधी जी ने. A bill of exchange contains an बिल ऑफ एक्सचेंज. आप कुछ भी ये देते हो कि अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, बिना कुछ सोचे समझे. जी नहीं, वो अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, बिना किसी कंडीशन के हम एक ऑर्डर पास ऑन कर रहे होते हैं.
कैरेक्टर ऑफ ट्रू प्रोफेशनल वेदर एट वर्क और एट अ होम, अगर आप काम कर रहे हो एज अ प्रोफेशनल, चाहे घर पे चाहे कहीं पे भी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपको हर चीज़ को, पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग बेसिस पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो इट रिमेन्स अनडिवाइडेड। ठीक है, लाइक क्या बोलना चाह रहा है ये, ट्रू प्रोफेशनल एट वर्क और होम रिमेन्स फुल, क्या सारा वही काम करे, जी नहीं। रिमेन्स अनब्रोकन, जी नहीं। रिमेन्स कंप्लीट, जी नहीं। अनडिवाइडेड एज इन आपको उसको प्रॉपरली डिवाइड करना पड़ेगा, अगर वो डिवाइड नहीं हुआ तो फिर वहां पर एक इश्यू क्रिएट हो सकता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जनरल क्वेश्चन, एप्लीकेबल कहाँ होता है, हमारे लॉ में कोई सा भी लॉ सारे एप्लीकेबल टू होल इंडिया है। ठीक है, बिजनेस एथिक्स इज करंटली अ वेरी, अगेन स्टेटमेंट पे क्वेश्चन है, इन्होंने एथिक्स पे मैक्सिमम क्वेश्चन स्टेटमेंट पे दिया है। लाइक आपने अगर स्टेटमेंट्स बहुत अच्छे से पढ़े हैं, बुक्स अच्छे से पढ़ी है आपने, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स रिवाइज किया है, रीड किया है आपने बुक को, तो आपको बहुत इजीली आंसर मिल जाएंगे। इट्स अ प्रोमिनेंट बिजनेस टॉपिक, कई लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट आंसर किया है, अगेन रॉन्ग, क्योंकि अगर आप बुक की लैंग्वेज पे जाते हो, मोस्ट प्रेफरेबल आंसर पे जाते हो, तो प्रोमिनेंट इज योर राइट आंसर। हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व इन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बहुत जनरल क्वेश्चन है आपका ये तो। सर जनरली 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड आपका एक्सेप्टर, करेक्ट। बिजनेस एथिक्स प्रोटेक्ट्स ऑल स्टेक होल्डर्स फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशन थ्रू, किस चीज से हम बचा रहे हैं यहाँ पे स्टेक होल्डर्स को बिजनेस में, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कि आप जो भी काम कर रहे हो किसी के साथ भी बस गलत मत करो जो आपको करना है। लाइक पार्शियल ट्रेड प्रैक्टिसेस डजंट वर्क, इनबैलेंस ट्रेड प्रैक्टिसेस जिसमें आपको खुद को नहीं पता कि कैसे क्या करना है, या फिर बायस ट्रेड प्रैक्टिसेस किसी के लिए सही और किसी के लिए गलत, जी नहीं। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से आपको बचाना होगा उनको। अब बेयरर इंस्ट्रूमेंट इज नेगोशिएटेड बाय, कौन नेगोशिएट करता है बेयरर इंस्ट्रूमेंट, एट द डिलीवरी ओनली, जी नहीं। डिलीवरी एंड एंडोर्समेंट, जी नहीं। यह आपके बुक में आपका फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन और क्लियर कट आंसर है कि सर सिर्फ और सिर्फ एंडोर्समेंट के बेसिस पे अपन बेयरर इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएट कर सकते हैं। टुडे द, अब देखो क्या बढ़िया क्वेश्चन है, इज द किंग ऑफ द मार्केट, क्या स्टेक होल्डर है किंग ऑफ द मार्केट, क्या लोग हैं, हाँ पीपल पे मान सकते हैं, चलो हो सकते हैं, पब्लिक हो सकती है, रुक जाओ। एनी बिजनेस सिंपली कैन नॉट सर्वाइव विदाउट, फर्स्ट तो हटी गया, विदाउट पीपल्स, ठीक है मान ली बात, विदाउट पब्लिक्स, ठीक है, लेकिन कंज्यूमर और कंज्यूमर्स, वापस से लाइन को रिफ्रेश करते हैं, द कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, कंज्यूमर को जो चाहिएगा वो उस हिसाब से लेके आएगा, ठीक है। एंड एनी बिजनेस सिंपली कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द कंज्यूमर्स, अगर हमारे पास कंज्यूमर्स ही नहीं होंगे तो हम बेचेंगे किसको, पीपल, पब्लिक में तो पूरी जनता आ गई, लेकिन कंज्यूमर वो हुआ जो हमारे कस्टमर्स हैं। When a check is payable across the counter of a bank, on the bank अगर आप ले रहे हो चेक को तो उसको हम बोलते हैं ओपन चेक, करेक्ट। ऑन द काउंटर नहीं बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। अक्रॉस द काउंटर आपने चेक दिया है उसको हम बोलेंगे ओपन चेक। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, healthy competition brings dash break compliancy and leads to optimal utilization of scarce resources, hence is always welcomed। ये efficiencies की बात कर रहा है। जब भी आप healthy competitions की बात कर रहे हो तो healthy competition में क्या होना चाहिए, आपके effectiveness और efficiencies मैच करने चाहिए, कि भाई हम जिससे भी competition कर रहे हैं एटलीस्ट कंपटीशन करने का फैक्टर तो ऐसा होना कि हम उसके कंपेयर में एक एफिशिएंट मैनर में काम कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जल्दी काम करके दे दिया, कम कॉस्ट पे काम करके दे दिया, कम टाइम में करके दे रहे हैं, और हमारी जो रिसोर्सेज लग रही है वो कम लग रही है, हम क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, देन इट्स ऑल अबाउट एफिशिएंसीज, करेक्ट। सो इट्स ऑल अबाउट 2016 पेपर, ठीक है, जो आज हुआ है 16 जुलाई 2023 को। तो इट ऑल अबाउट डिस्कशन सेट ए, ये हमने जो पूरा डिस्कशन किया है वो आपका सेट ए का सॉल्व्ड एनालिसिस है, ओके। इसमें कुछ भी अगर आपको डाउट रहता है तो यू कैन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस, ओके। थैंक यू वेरी मच।